नमस्ते बच्चों, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी के मातृभूमि कविता में, जिसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। बच्चों, ये जो वीडियो है ये आपका स्वाध्याय है। मातृभूमि पर हमने वीडियो बनाया है, उसकी कक्षा ली है, उसके बारे में हमने जाना है और समझा है, सरल अर्थ पता किया है। अब उसी आधार पे हम इस वीडियो में उसी कविता का स्वाध्याय करेंगे ताकि हमें जानकारी प्राप्त हो कि हमारी शिक्षा कहाँ तक पहुँची या हमें कविता कहाँ तक समझ में आई। तो आगे बढ़ते बच्चों स्वाध्याय के लिए। लेकिन इसके पहले कि स्वाध्याय के लिए आगे बढ़े, एक बार फिर मैं आपके सामने यह मातृभूमि कविता दिखा रहा हूँ। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। मैं एक बार इसका वाचन करूंगा बच्चों। जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि परीक्षा में क्या होता है, आपके सामने एक पद्यांश आएगा, पैराग्राफ आएगा और उसी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो बड़ा आसान होता है, खाली आपको पद्यांश से उत्तर ढूंढकर लिखना होता है। लेकिन अगर आपको कविता अच्छी तरह से नहीं आती, उसके कठिन शब्दों के सरल अर्थ आपको नहीं पता, तो आपको प्रश्नों के जवाब देने में कठिनाई हो सकती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप परीक्षा के लिए जाएं, कविता को इस तरीके से पढ़ और समझ लें। याद नहीं करना है, लेकिन पढ़ और समझ लेना है कि उसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ आपको अच्छी तरह से पता हो। मैं एक बार इस कविता का वाचन करता हूँ और फिर इसके प्रश्नोत्तर की तरफ हम बढ़ेंगे। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं। बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन हैं। करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की। है मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षड ऋतुओं का विविध दृश्य युत अद्भुत क्रम है। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है। हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं। औषधियां हैं प्राप्त एक से एक निराली। खाने शोभित कहीं धातुवर रत्नों वाली। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं। हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ हैं। क्षमामयी तू दयामयी है क्षेममयी है। सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है। भय निवारिणी शांतिकारिणी सुख करती है। शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है। शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। तो बच्चों, इस बेहतरीन कविता का सरल अर्थ मैंने पिछले 2 वीडियो में बताए थे। इस वीडियो के साथ मैंने उसका लिंक भी आपको दिया है। अगर आपको एक बार फिर से उसका अर्थ जानना है, सरल अर्थ जानना है, कविता समझनी है, तो उस लिंक पर जाकर आप उस वीडियो को पुनः एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर मैं समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा मकसद स्वाध्याय और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, मतलब जो सूचना दी गई है उसको फॉलो करना है और फिर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला है कृति पूर्ण कीजिए। तो कृति पूर्ण कीजिए, यहाँ पे बताया गया है कि फूलों की विशेषताएं। तो सबसे पहले तो बच्चों आप ये देखिए कि इस कविता में फूल से संबंधित वाक्य कहाँ पर आया है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, यहाँ पे एक लाइन थी कि सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। अब सुमन का अर्थ होता है फूल, लेकिन देखिए प्रश्न में सुमन नहीं बोला है, फूल कहा। यानी आपको अगर इसका समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द पता है, तभी आप समझ पाएंगे कि सुमन और फूल एक ही हैं। तो फूलों की विशेषताएं क्या है, तो यहाँ पे देखिए सुरभित यानी सुगंधित, सुंदर है ना ब्यूटीफुल, और सुखद यानी सुख देने वाले। 3 हैं, लेकिन पूछे हमसे 2 गए हैं, तो 2 उत्तर मैंने यहाँ पे कविता से उतार दिया। एक है सुरभित, एक है सुंदर। ठीक है बच्चों, सुरभित का मतलब क्या होता है? सुगंधित।
लेकिन जरूरी नहीं कि आप उसका अर्थ लिखो, आप पैराग्राफ से वही शब्द लिख सकते हैं, लेकिन आपको अर्थ भी पता होना चाहिए ताकि किसी तरह की तकलीफ आपको ना आए। तो फूलों की दो विशेषताएं, सुरभित और सुंदर। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा है कि जन्मभूमि की विशेषताएं। जन्मभूमि यानी मातृभूमि, पूरी कविता इसी जन्मभूमि मातृभूमि पर है बच्चों। 4 विशेषताएं यहाँ पूछी गई हैं, तो मैं तो कहूँ कि पूरी कविता विशेषताओं से भरी है मातृभूमि की, है ना। जन्मभूमि की पूरी कविता जो है इन विशेषताओं से भरी हुई है। यहाँ पे भी देखिए कविता का नाम मातृभूमि है, बात कवि मातृभूमि की करते हैं, लेकिन प्रश्नोत्तर में प्रश्न पूछने वाले ने मातृभूमि के स्थान पे जन्मभूमि शब्द का प्रयोग किया है ना। थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया जाता है, या फिर ये जानने के लिए कि आपको उनके समानार्थी आते हैं, समानार्थी अर्थ या पर्यायवाची शब्द आपको आते हैं या नहीं, इस तरह से। तो जन्मभूमि की 4 विशेषताएं, पूरी कविता उनकी विशेषताओं से भरी है। फिर भी कवि ने उनको इन नामों से बुलाया है। उनकी विशेषता जो बताती है वो है क्षमामयी, दयामयी, क्षेममयी, सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी। ये सब माता की विशेषताएं हैं जिन विशेषताओं के रूप में उनको बुलाया गया है। क्षमामयी, तो मैंने क्या किया, क्षमामयी लिखा, लेकिन साथ में उसका अर्थ भी बता दिया, क्षमा करने वाले। अगर आपने नहीं लिखा अर्थ चलेगा, क्षमामयी लिखा तो भी चलेगा। फिर दूसरा है दयामयी यानी दया से भरी हुई। तीसरा है क्षेममयी यानी कल्याण करने वाली, क्षेममयी का मतलब होता है कल्याण करने वाली। और उसके बाद से वात्सल्यमयी, ममता से भरी। तो ये 4 इसके मैंने जवाब लिखे हैं, और भी हो सकते हैं, आप उनको भी बता सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न है, इन शब्द समूहों के लिए कविता में प्रयुक्त शब्द लिखिए। शब्द समूहों के लिए कविता में प्रयुक्त शब्द लिखिए, मतलब या तो शब्द दिया या शब्द समूह दिया है, उसके लिए कविता में कौन से शब्द आए। तो बड़ा आसान है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे पहला शब्द है पक्षियों का समूह। पक्षियों के समूह के लिए कौन सा शब्द आया कविता में, याद कीजिए। मुझे वो लाइन याद आ रही है कि बंदीजन खगवृंद, बंदीजन खगवृंद शेष वन सिंहासन है। तो बंदीजन याद है बच्चों आपको, मैंने बताया था बंदीजन का मतलब क्या होता है, शोभा गान करने वाले। और भारत भूमि का, मातृभूमि के शोभा गान कौन करते हैं, खगवृंद यानी पक्षियों का समूह। तो ये उसका उत्तर है खगवृंद। उसी तरह से अगला है शेषनाग के फन। बच्चों तो शेषनाग का फन बड़ा आसान है, वहीं पोयम की लाइन में ही है, शेष फन सिंहासन है। तो शेषनाग के फन यानी शेष फन, उनके लिए वर्ड आया है शेष फन। और फिर समुद्र, समुद्र के लिए कौन सा शब्द आया बच्चों यहाँ पर, आपको याद होगा, बताया था कि देखिए कि मेखला रत्नाकर है। याद है आपको वो लाइन कि सूर्य और चंद्रमा, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। मतलब सूर्य और चंद्रमा भारत माता के मुकुट के समान सुशोभित हैं, और सागर माता की करधनी के समान है। मेखला यानी करधनी, और रत्नाकर का अर्थ होता है समुद्र। तो समुद्र का शब्द आया था रत्नाकर। अगर आपको कठिन शब्दों के अर्थ, समानार्थी शब्द, सरल अर्थ पता है, तभी आप इसका उत्तर आसानी से दे पाते हैं। फिर अगला है सूरज और चांद। लो ये तो बहुत ही आसान है, इसके लिए कौन शब्द आया है, सूर्य चंद्र। हो गया उत्तर बच्चों, एकदम आसान। लेकिन याद रखिए आकृति में पूछा गया तो आकृति में ही आपको जवाब देना है। इसके पहले भी जो प्रश्न आकृति में पूछे गए थे उसी आकृति में ही आपको जवाब लिखना है। ये मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। अब अगला है कृति पूर्ण कीजिए। तो कृति पूर्ण कीजिए के लिए बच्चों आगे क्या करना है, हमको कृति पूर्ण कीजिए, विशेषताएं बतानी है। किसकी, पानी की विशेषता बतानी है, पवन की विशेषता बतानी है। अब पानी के लिए, अब ये देखिए कि पानी वाला शब्द कहाँ आया है, या पानी से मिलता जुलता शब्द। मुझे वो लाइन याद आ रही है, निर्मल तेरा नीर। तो नीर का मतलब पानी। तो पानी की विशेषता पूछिए 2। तो पानी कैसा है, निर्मल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया निर्मलता या निर्मल। फिर लिखा वहां पे निर्मल तेरा नीर अमृत के सम है, यानी अमृत के समान। तो पानी निर्मल भी है, अमृत के जैसा भी है। तो दोनों आंसर हो गया। फिर उसी तरह से पवन के लिए कौन सा वाक्य आया है, शीतल मंद सुगंध पवन। पवन यानी हवा। तो पवन के लिए शीतल मंद सुगंध 3 आए, 2 पूछे गए। तो शीतल यानी ठंडा, शीतल, और सुगंधित, मंद भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे सुगंधित लिखा है ना। उत्तर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जितने पूछे हैं आपको उतना देना है। तो यहाँ पे 2 पानी की 2 विशेषता पूछी थी, बता दिया। पवन की 2 विशेषता पूछी थी, बता दिया। पानी के लिए पानी शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया था कविता में, नीर शब्द इस्तेमाल किया था। तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर अगला है संजाल पूर्ण कीजिए, मतलब एक जाल जैसा बनाया गया है। यहाँ पे इसी तरह से आपको आकृति बनानी है, इसी तरह से उत्तर आपको लिखना है। तो मातृभूमि इनसे सुशोभित है, मतलब
इस जन्मभूमि में, इस मातृभूमि में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मातृभूमि की शोभा बढ़ाते हैं। तो ये कविता जब आप सरल अर्थ जानते तो वहाँ मैंने आपको बताया था क्या क्या यहाँ पे मिलता है जिससे धरती की, हमारी माता की शोभा बढ़ती है। तो हमने क्या क्या देखा था, सुरभित सुंदर सुखद सुमन यानी फूल खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुदोपम फल यानी फल यहाँ मिलते हैं, औषधियाँ हैं एक से एक निराली, और खाने शोभित कहीं धातु वर रत्नों वाली, यानी ये सारी चीजें जिससे धरती की शोभा बढ़ती है। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके 4 उत्तरों में 4 आकृति में दिया है। सुंदर सुमन यानी सुंदर फूल, अमृत जैसे फल यानी सुदोपम फल, औषधियाँ अनोखी औषधियाँ, और उसके अलावा है श्रेष्ठ रत्नों वाली खाने, तो खाने शोभित करती वर रत्नों वाली। तो देखिए ये 4 उत्तर, कविता आराम से पता है, कोई भी आपने रट्टा नहीं मारा है इसमें आंसर, कोई भी आपने याद नहीं करके रखा कि यार इसका उत्तर ये होगा, उसका उत्तर ये होगा। सामने कविता दी गई होगी, ये प्रश्न पूछा गया होगा, आपको समझना है कि इस प्रश्न का अर्थ क्या है और उस आधार पे आपको उत्तर ढूंढ के सिर्फ लिखना है। स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करनी बच्चों, क्योंकि कविता सामने आपके है, पद्यांश सामने है और देख कर आप लिख रहे हैं। अगर तब भी आप मिस्टेक करते हैं तो आपके अंक कट जाते हैं। एक शब्द के लिए शब्द समूह लिखिए, मतलब एक शब्द दिया है उसके लिए शब्द समूह। विश्वपालिनी, नाम में पता चल रहा है बच्चों, विश्वपालिनी यानी विश्व का पालन करने वाली। फिर अगला है भय निवारणी यानी भय का निवारण करने वाली, यानी भय को दूर करती हो। तो ये एक शब्द का हमने अनेक शब्द यानी शब्द समूह लिख दिया। कई बार उल्टा पूछते हैं, शब्द समूह के लिए एक शब्द पूछते हैं, यहाँ पे एक शब्द दिया है उसको शब्द समूह में लिखने के लिए कहा गया, तो हमने लिख दिया। फिर चौखट में प्रयुक्त शब्दों को सूचना के अनुसार परिवर्तन करके लिखिए, मतलब बीच में शब्द दिया उसका विलोम शब्द लिखना है, पर्यायवाची शब्द हमको लिखना है। ओहो, यानी एक शब्द दिया है सत्य, तो कितना आसान है बच्चों, ये देखिए सत्य दिया है, सत्य का विलोम शब्द क्या होगा आपको पता होगा। ओहो, आपकी जबान पे आ गया तुरंत, असत्य, तो वेरी गुड, असत्य इसका वो। अब इसका पर्यायवाची क्या हो सकता है, सत्य का समानार्थी पर्यायवाची क्या हो सकता है, सत्य को और क्या बोलते हैं हम, सच, तो आ गया सच। उसी प्रकार शीतल, शीतल का मतलब क्या होता है, कूल, है ना, कूल, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा, उसका पर्यायवाची क्या होगा। पर्यायवाची तो मुझे समझ में आता है, शीतल ठंडा, वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन शीतल का अपोजिट है विलोम उष्ण यानी गर्म, और पर्यायवाची है ठंडा। उसके बाद है रात, रात का अपोजिट बच्चों विलोम क्या है, विलोम यानी अपोजिट, है ना, दिन, तुरंत बोल दिया आपने, वेरी गुड। तो रात का अपोजिट है दिन, तो ठीक है, उसका पर्यायवाची बताइए समानार्थी शब्द। और रात को क्या बोलते हैं, रैन, आपने कभी रैन शब्द सुना है ना, कई बार कविताओं में और गीतों में और गानों में भी इन शब्द का प्रयोग होता है, रैन, दिन रैन चैन न आए, ऐसे इस तरह से। फिर उसके बाद है निर्मल, निर्मल यानी साफ स्वच्छ, तो उसका विलोम क्या हो सकता है ना, अशुद्ध मलिन, निर्मल मलिन, शुद्ध का अशुद्ध होगा, निर्मल का मलिन, और निर्मल का जो पर्यायवाची है वो होगा स्वच्छ यानी साफ, जिसमें मल ना हो, गंदगी ना हो। तो इस तरह से ये आपके बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज पे आपको इसके उत्तर आसानी से आ पाते हैं बच्चों। यानी आपकी जो वर्ड पावर है, वोकैबुलरी पावर है, शब्द को उसका ज्ञान जो है वो आपको होना चाहिए। ये धीरे धीरे बढ़ता है जैसे जैसे आप सीखते चले जाते हैं। हर पाठ के आप शब्द अर्थ जब सीखते हैं तो अपने आप वो चीज़ें आपके ध्यान में बैठ जाती हैं। फिर यहाँ पे लिखा है शरण दायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, पंक्ति से प्रकट होने वाले भाव लिखिए। मतलब ये लाइन दी गई है कविता में, तो आपको इसका भाव बताना है कि हे शरणदायिनी देवी तो करती सबका त्राण है, इसके बारे में क्या लिखा जा सकता है। तो सिंपल, शरणदायिनी मतलब बच्चों जिसने शरण दिया हो, तो मातृभूमि शरण देती है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको लिखेंगे। तो करती सबका त्राण है, त्राण यानी जो मुश्किलें दूर करती हैं, तकलीफें दूर करती हैं, ठीक है। इसका वर्ड इसके वीडियो में मैंने इसका अर्थ बताया था, तो उसी को आपको यहाँ पे अपने शब्दों में लिखना है। 2 अंक के लिए आते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख के प्रकट किया क्या है, हे शरणदायिनी देवी मतलब हे भारत माता, भारत माता के बारे में। तो हे भारत माता, तुम अपनी गोद में अपनी संतानों को यानी हम सबको शरण देती हो। तो देखिए शरणदायिनी का अर्थ यहाँ पे लिख दिया, शरण देती हो। फिर लिखा है तू करती सबका त्राण है, यानी कष्ट दूर करती है। कष्ट कैसे दूर होगा बच्चों, मतलब जो हमारी आवश्यकताओं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, ऐसी चीज़ों को जो हमें दे दे, हमें मिल जाए, तो हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं ना। जैसे प्यास लगी तो पानी चाहिए, प्यास लगी मुझे कष्ट हो रहा है, पानी मिल गया। भूख लगी है मुझे कष्ट हो रहा है, भोजन मिल गया, कपड़ा मिल गया, रहने का स्थान मिल गया। तो जीवनोपयोगी यानी जीवन के लिए उपयोगी प्रत्येक वस्तु हमें प्रदान करती है। इस तरह से हमारे सभी कष्टों को दूर करती है, हमारी हर प्रकार से रक्षा करती है। तो ये है इस पंक्ति का भाव, है ना आसान बच्चों।
ऐसे समझ के आप उत्तर लिखो अपने शब्दों में। जरूरी नहीं कि यही शब्द हो, आपके शब्दों में हेर फेर हो सकता है, लेकिन अर्थ यही निकलेगा, ये अलग बात है। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है उपयोजित लेखन यानी आपका रचना विभाग। मैं पंछी बोल रहा हूँ इस विषय पर निबंध लिखिए। वाह, इस तरह के जो विषय होते हैं निबंध लिखने के लिए बच्चों ना, ये बड़े अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप अपनी कल्पना की उड़ान से जितना उड़ना चाहो उड़ सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि भूल जाओ कि तुम इंसान हो, तुम पंछी हो, और पंछी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करो। कोई भी पंछी बन जाओ, मोर बन जाओ, तोता बन जाओ, चिड़िया बन जाओ, कौवा, मैना, जो भी आपको पसंद है वो आप बन जाओ। उसके बारे में फिर आप बोलो, ऐसे बताओ कि मुझे उड़ना पसंद है, मैं ये पंछी बोल रहा हूँ, मुझे बात करना पसंद है लेकिन पिंजरे में रहना पसंद नहीं है ना। मैं चाहता हूँ कि सभी पंछियों का ध्यान रखा जाए, किसी पक्षी को मारा ना जाए। लोग शौक के लिए बंदूक चलाते हैं, गोलियाँ मारते हैं, तकलीफ देते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं, जिससे मैं आसमान की ऊंचाई नहीं छू पाता। तो मैं चाहता हूँ कि लोग हमारी तकलीफ को समझें। जिस तरह से उन्हें अपनी आज़ादी पसंद है, मुझे भी अपनी आज़ादी पसंद है। मुझे सोने चांदी का पिंजरा नहीं चाहिए, है ना। मुझे खुद उड़ना है, खुद अपना भोजन ढूंढना है। अच्छा लगता है जब आप मुझे मेरा ध्यान रखते हो, दिन रात मुझे भोजन देते हो, लेकिन मुझे खुद से भोजन कमाना है, मुझे खुद से भोजन ढूंढना है। मैं उड़ना चाहता हूँ आकाश में। ऐसे जब मैं बाहर पिंजरे से बाहर पक्षियों को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कितनी आज़ादी किसी भी चीज़ से बड़ी चीज़ होती है। तो मैं निबंध बोल रहा हूँ। इस तरह से बच्चों देखिए आपने अपने विचार इसमें प्रस्तुत कर दिए। शुरुआत कैसे कर सकते हैं? प्रस्तावना देते हो। कभी प्रस्तावना दिया जाता है ना निबंध में, तो ऐसे कि मैं एक दिन आराम कर रहा था तो एक उड़ते हुए पंछी को मैंने देखा जो मेरी बालकनी पे आके बैठा, और वो जैसे भोजन मांग रहा हो या उसे भूख लगी हो, तो मैंने जाकर उसे कुछ चावल के दाने बालकनी में छितरा दिए ताकि वो खा सके। तभी मेरे मन में विचार आया है कि मैं पंछी होता तो मैं पंछी बोल रहा हूँ। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो कि मैं पंछी होता तो पंछी की तरह क्या बात करता है, या पंछी क्या बोलता है, ये पंछी मुझसे क्या कहना चाहता है। ऐसे आप लिख सकते हो अपनी अपनी तरीके से, जो आपके मन में विचार आते हैं आप कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए बेहतरीन स्वाध्याय यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है बड़ा आसान था, समझ में आया होगा आपको। इसी तरह से बच्चों हल करना चाहिए और प्रश्नों के उत्तर समझना चाहिए। आपको कभी भी किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। बस ये किसी प्रश्न को छोड़िए मत, आप बार बार कविता को पढ़िए, समझिए, तो आपको फिर हर प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। मुझे लगता है कि पहले लोग कहते थे कि लैंग्वेज में यानी भाषा के विषयों में कभी भी पूरे अंक नहीं मिलते, लेकिन अब ऐसा माहौल हो चुका है कि आप आसानी से पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको सभी चीज़ की अच्छी तरह से जानकारी है तो फिर बच्चों अगली कक्षा में अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मेहनत कीजिए, ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं, शुक्रिया।